और दूसरे हिस्से में हम देखेंगे कि आपके पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है वो डाइलेक्ट्रिक के केस में क्या होगी। हमने विदाउट डाइलेक्ट्रिक, अगर आपके पास दो लेट से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसके दरम्यान में वैक्यूम है, तो हमने उसकी एनर्जी देखी हुई है। और इस केस में अगर आप इमेजिन करें कि उसके दरम्यान में आप एक डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दें जैसे कि वुड है, तो एनर्जी क्या होगी। तो दूसरा टास्क ये है, एनर्जी इन डाइलेक्ट्रिक सिस्टम। तो हमने चैप्टर नंबर 2 में देखा था कैपेसिटर कैपेसिटर के केस में हमने उसकी एनर्जी फाइंड की थी कि अगर आपके पास एक कैपेसिटर है, उसको बैटरी से आप अटैच करते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या कोई भी कैपेसिटर है, तो बैटरी को कितना वर्क डन करना पड़ेगा उस कैपेसिटर को फुली चार्ज करने के लिए, वोल्टेज वी तक लेके आने के लिए उसे। तो वो वर्क डन ये था, W इज इक्वल टू 1/2 CV²। एक और चीज़ जो मैंने आपको नहीं बताई और आपने वो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में केस में कोर्स में देखी होगी, कि अगर आप कैपेसिटर में जो दरम्यान में स्पेसिंग होती है उसके अंदर आप प्लेस कर दें डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, तो वो जो कैपेसिटेंस है, इतने टाइम डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम इंक्रीज हो जाती है। तो ये कैपेसिटेंस है, लेट्स से आपके पास यहाँ पे कैपेसिटर है, और इसकी जो कैपेसिटेंस है वो वी वैक्यूम मैंने कहा हुआ है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। और यही कैपेसिटर इसके अंदर आप वुड प्लेस कर दो या कोई भी डायलेक्ट्रिक प्लेस कर दो, ठीक है, तो इस डायलेक्ट्रिक का हमारे पास कांस्टेंट है ये, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अब कैपेसिटेंस इतने टाइम इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज क्यों होती है, वो पोलराइजेशन की वजह से यहाँ पे पोलराइजेशन हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है, पोलराइजेशन होती है तो बाउंड चार्जेस अपेयर हो जाते हैं बाउंड्रीज पे। बाउंड चार्ज ये करते हैं कि पोटेंशियल इनका, अगर ये प्लेट बैटरी से अटैच नहीं है तो पोटेंशियल डिक्रीज कर देगी। और पोटेंशियल कितना डिक्रीज करेंगी, आप मीटर लगा के चेक कर सकते हो साइन से, वो V डिवाइड बाय डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट, इतना पोटेंशियल डिक्रीज करेगी। अब अगर आप यही पोटेंशियल की वैल्यू Q इज इक्वल टू CV के उसमें यूज करें एक्सप्रेशन में, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि चार्ज वही रहेगा, चार्ज सेम है, क्योंकि आपके पास चार्ज के भागने का कोई तरीका का रास्ता नहीं है, कहीं से वो सर्किट अटैच नहीं है। बैटरी लगी हुई थी, आपने उसको निकाल लिया, तो चार्ज तो वहीं स्टक हो गया। फिर निकालने के बाद आप उसमें डायलेक्ट्रिक प्लेस करोगे तो पोटेंशियल इतना डिक्रीज हो जाएगा, पोटेंशियल को यहाँ पे पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगी ये कैपेसिटेंस, इतने टाइम जो डिक्रीज होती है। तो एनर्जी भी आपके पास इंक्रीज होगी अगर आपने उसको बैटरी से लगाया हुआ है और सेम पोटेंशियल पे लेके जा रहे हैं। ये दो चीज़ों में फ़र्क याद रखना कि एनर्जी भी आपके पास क्या होगा, वो अगर आपने सेम पोटेंशियल पे उसको लेके जाना है तो बैटरी को और वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पे कैपेसिटर है, पहले आपके पास कैपेसिटेंस थी, फिर आपने बैटरी को इसको साथ अटैच रखा है, और फिर आपने डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया है, ठीक। तो बाउंड चार्ज की वजह से आपके पास जो ये चार्ज है ओवरऑल उसकी वो कम हो जाएगी, तो फिर ये पोटेंशियल कम होगा, पोटेंशियल की कम होगा तो आपके पास, जब इसका पोटेंशियल कम होगा लेस देन बैटरी, तो ये और चार्ज पंप करेगी उसके ऊपर, ठीक। तो पोटेंशियल को सेम बनाने के लिए इसको और वर्क डन करना पड़ेगा, तो इस वजह से एनर्जी भी इतने टाइम्स इंक्रीज होगी। सेकेंड चैप्टर में जो हमने जनरल फार्मूला देखा था, और हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक जो एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है वो स्टोर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में। और इसका जो फार्मूला एक्सप्रेशन है W इज इक्वल टू E0/2, और आपको थ्रू आउट स्पेस पे इंटीग्रेशन करनी होगी, वॉल्यूम इंटीग्रेशन, और वो है E² की, ठीक है। तो ये हमारे पास है एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक और भी एक्सपेक्ट था, और वो एक्सपेक्ट था हमारे पास कि एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज, वो हमने यूज नहीं किया, हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को देखा। अब हम कहते हैं कि अगर आपने प्लेस किया हो डाइलेक्ट्रिक, और आपने उसको रख दिया है, वो स्टेशनरी है, दरमियान में प्लेस किया, वो हिल नहीं रहा, कैपेसिटर के अंदर प्लेटलेट से कैपेसिटर है, कैपेसिटर के अंदर हमने उसको फिक्स कर दिया है एक डाइलेक्ट्रिक को। तो आपसे पूछा जाए कि अब वर्क डन क्या होगा, अब एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होगा। तो हम वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे हम करते रहे कि एक एक चार्ज को लेके आएंगे इन्फिनिटी से, और देखेंगे कि यहाँ पे जहाँ पे वो फाइनल पोजीशन में मौजूद है वहाँ पे प्लेस करने के लिए कितना वर्क डन चाहिए। तो हर सारे चार्जेस की वजह से वर्क डन लेंगे और सबको सम अप कर देंगे। ये हमारा बेसिकली इंटीग्रल कर रहा था। तो ये हमारी मोटिवेशन है। सपोज द डायलेक्ट्रिक इज फिक्स इन पोजीशन, वी ब्रिंग इन द फ्री चार्ज अ बिट एट अ टाइम।
तो एक वक्त में हम एक चार्ज लेके आएंगे, और फ्री चार्ज लिया है मैंने यहाँ पे, याद रखना है ये फ्री चार्ज लिया है, और फ्री चार्ज लेके आ रहा हूँ, और मैं जहाँ पे मौजूद है अब उसकी फाइनल पोजीशन वहाँ पे स्टोर करना है। तो लेट्स सपोज कि मैंने जो फ्री चार्ज लेके आया हूँ वो इंक्रीज किया है कितने टाइम, ये डेल्टा टाइम, ठीक है, ये इतने टाइम इंक्रीज किया। तो वो जब इंक्रीज होगा ये इसको भी चेंज करेगा, पोलराइजेशन को भी, क्योंकि जितना आपके पास फ्री चार्ज ऊपर आ जाएगा आपके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे रखा हुआ है उसकी पोलराइजेशन उससे चेंज होती रहेगी, क्योंकि जो जो फ्री चार्ज है ये प्रोवाइड करे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी अंदर पोलराइजेशन भी उसी तरह स्ट्रांग होगी, चेंज होगी। तो पी विल चेंज, और जाहिर सी बात है उसके बाद पी चेंज होगा तो आपके पास बाउंड चार्ज चेंज होगा। तो हम कर क्या रहे हैं, हम वन बाय वन अगर फ्री चार्ज को लेके आ रहे हैं तो फ्री चार्ज जो अंदर डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया हुआ है उसकी पोलराइजेशन को चेंज कर रहे हैं, और पोलराइजेशन की वजह से हमारे पास बाउंड चार्ज चेंज हो रहे हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं ये। तो जो मैं स्मॉल जो चार्ज लेके आया हूँ ये वो उसकी वजह से वर्क डन है, जो स्मॉल फ्री चार्ज लेके आया हूँ ये टोटल नहीं है, स्मॉल फ्री चार्ज जो मैं लेके आया हूँ उसकी वजह से जितना मुझे वर्क डन करना पड़ेगा वो ये है। तो रो डेल्टा रो एफ इंटू वी डी टाउ। तो ये मैंने कौन सी यूज की है, वही यूज की है आपके पास, ये वाला रिलेशन, ठीक है। तो पूरे यूनिवर्स पे आपके पास इंटीग्रेशन है। तो डी क्यू वी डी टी, तो यहाँ पे मैं चार ले गया स्मॉल, और ये पोटेंशियल है जितना पोटेंशियल ऑलरेडी मौजूद है वहाँ पे, और फिर थ्रू आउट स्पेस में उसको इंटीग्रेट कर दूंगा, ये मेरे पास आ जाएगा वर्क डन ड्यू टू दिस फ्री चार्ज। अब लीनियर हम डायलैक्ट्रिक पढ़ चुके हैं, और डायलैक्ट्रिक में गॉजिला जो हमें पता है कि वो फ्री चार्ज डेंसिटी का रिलेशन का है डाइवर्जेंस ऑफ डी है, और डाइवर्जेंस ऑफ डी को अब आप इसका लें डिफरेंशियल लें, तो यहाँ पे डेल्टा रो एफ आ जाएगा, यहाँ पे डेल्टा रो एफ आ गया, और यहाँ पे डी की जगह पे डेल्टा डी आ गया हमारे पास, ठीक है। तो डेल्टा डी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। तो ये जब मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया तो मैं अब इसको यूज कर सकता हूँ इस वाले एक्सप्रेशन में, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक। तो ये रो एफ की डेल्टा रो एफ की जगह पे यहाँ पे वैल्यू पुट की, तो मेरे पास एक्सप्रेशन आया है ये। तो इसको मैंने चाहता हूँ कि इसको मैं ना वो दोबारा इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करूँ, लेकिन ये हमारे पास एक रूल है जो हमने पहले भी यूज़ किया है, कि अगर आप डाइवर्जेंस लेते हैं उसमें से एक वेक्टर है और दूसरा स्केलर है, ये वेक्टर है और दूसरा स्केलर है, और प्रोडक्ट की डाइवर्जेंस लेते हैं जिसमें से दो फंक्शन की दो फंक्शन जिसमें से एक वेक्टर है दूसरा पोटेंशियल है, उसकी इकट्ठे डाइवर्जेंस लें, तो आपके पास फार्मूला ये है, ये बेसिकली प्रोडक्ट रूल है। पहले डाइवर्जेंस आएगी टी के ऊपर बी एज इट इज, और फिर हमारे पास आएगा जो पोटेंशियल की डाइवर्जेंस तो नहीं हो सकती क्योंकि स्केलर है, तो इसकी हमारे पास क्या होगी, ग्रेडियंट होगा, तो डेल डॉट डी ग्रेडियंट ऑफ वी। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया यहाँ पे, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है ये वाला ये मैच होता है इससे, देखें बिल्कुल एग्जैक्टली है, डेल डेल डॉट डॉट डी डेल्टा डी और साथ वी वी। तो मैं इसको उस तरफ ले जाता हूँ, और साथ में एक और भी चीज़ यूज़ करता हूँ, मेरे पास एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो हमारे पास पोटेंशियल से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो इस पोटेंशियल का नेगेटिव ई पुट कर दो तो ये नेगेटिव टर्म हो जाएगी, और वहां जाके दोबारा हो जाएगी, देखें यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया v की वैल्यू, अब मैं ये करूंगा कि v को इस वाले टर्म को यहाँ पे प्लेस कर दूंगा, ये प्लेस कर दिया मैंने। चलें, ये हमारे पास आ गए दो इंटीग्रल्स, पहला बन गया ये, पहली टर्म तो ये रही, ये टर्म, और दूसरी टर्म है मेरे पास ये, जिसमें से पहली टर्म है वो जिसका इंटीग्रल है इंटीग्रेंट है, उस इंटीग्रेंट का पूरा जो आपके पास साथ यहाँ पे जो पूरा फंक्शन आपके पास आ रहा है उसकी डाइवर्जेंस है, ठीक है। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ पे डाइवर्जेंस है, तो और वॉल्यूम इंटीग्रल है। तो मैं गॉस ये जो डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करके इसको बना सकता हूँ सरफेस इंटीग्रल, ठीक है। तो मैंने यही किया, तो इसको मैंने बना लिया, ये सरफेस इंटीग्रल बन गया, और ये एज इट इज रहा, ये हमारे पास कोई थ्योरम यहाँ पे एज इट इज अप्लाई नहीं होता।
तो ये मेरे पास मुझे अलाउ करता है कि एक डाइवर्जेंस थ्योरम वॉल्यूम इंटीग्रल से मैं इसको कन्वर्ट कर लूँ सरफेस इंटीग्रल में। तो सरफेस इंटीग्रल ये जीरो हो सकता है, वो कैसे हो सकता है? अगर मैं आपके पास ये फाइनाइट है इसका रेडियस, जो मैंने वॉल्यूम लिया है, देखिए मैंने एनर्जी जो कैलकुलेट करनी है वो मुझे वॉल्यूम वॉल्यूम कंसीडर करना पड़ेगा, तभी इंटीग्रेट कर पाऊंगा। कोई वॉल्यूम इंटीग्रेट कंसीडर नहीं करूंगा तो इंटीग्रेट कहाँ से करूंगा? तो पहले मैं वॉल्यूम कंसीडर कर लेता हूँ और फिर मैं इसको इंटीग्रेट कर पाऊंगा। तो वॉल्यूम मैंने अगर ये ली है, फाइनाइट आर है, तो दोनों टर्म आपके पास कंट्रीब्यूट करेंगी, ठीक है। अब इसी तरह अगर आप इस वॉल्यूम को बढ़ा दें, ठीक है, और तो फिर दोबारा ये दोनों टर्म ही कंट्रीब्यूट करेंगी। इसमें याद रहे एक की वैल्यू, एक की वो जो है कम होती रहेगी और दूसरी ज़्यादा होती रहेगी, ठीक। ये हमने सेकंड चैप्टर में कंसीडर किया था। एक वो पावर क्यूब की वजह से कम होती है और दूसरे के पास जो है वो स्क्वायर की वजह से। तो आप दोबारा इसको और बढ़ा दें, तो देखें वॉल्यूम एक आप जैसे बढ़ाते जा रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है आपका, ठीक। तो एक पॉइंट आएगा जब आपके पास इसका जो आर है अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, और वॉल्यूम आप पूरा कंसीडर कर रहे होंगे पूरी यूनिवर्स का, तो वो आपके पास ये इंटीग्रल है, ये टर्म अगर ऐसा हो जाए। तो दूसरी ये वाली टर्म क्या होगी? उस स्फेयर के वो स्फेयर जिसका रेडियस इन्फिनिट है, यानी कि बाउंड्रीज ऑफ यूनिवर्स हैं, उसके ऊपर इंटीग्रल होगा। तो बाउंड्रीज पे तो हमारे पास पोटेंशियल जीरो होगा, ठीक है, क्योंकि चार्ज हमारे पास लोकलाइज है। तो ये हमारे पास ये वाली टर्म जाती रहेगी। अगर आप इसको इसको ये शर्त है कि इसको इंटीग्रेट करना है पूरे स्पेस पे, पूरी यूनिवर्स पे इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक। तो फिर ये टर्म सारी की सारी कंट्रीब्यूशन इसमें आ जाएगी। जब आप स्फेयर लेते हो ना, आप कोई भी आर्बिट्री स्फेयर ले लो, तो इनकी कंट्रीब्यूशन जो है, अब जो दोनों का वर्क डन आएगा, इस स्फेयर पे इंटीग्रेट करो या आप इस स्फेयर पे इंटीग्रेट करो, दोनों का वर्क डन सेम आएगा। क्यों? क्योंकि एक जो टर्म है वो कम होगी, दूसरी टर्म ज्यादा होगी। एक ज्यादा होगी तो दूसरी कम होगी। देखें इस केस में हमारे पास ये टर्म अंदर आएगी और इस केस में स्फेयर ये होगा, ठीक। तो एक दूसरे को कम ज्यादा करके ये आपके पास जो W की वैल्यू हमेशा से सेम देगी। तो मैंने वो पॉइंट ढूंढा है, इसको ये कंडीशन लेने का मकसद ये था, वो पॉइंट ये ढूंढा है कि जब मेरे पास कंट्रीब्यूशन सिर्फ एक टर्म की वजह से आए, दूसरी टर्म जीरो हो जाए, ठीक। तो वो क्या है कि मैंने ले लिया है आर अपोचेस टू, ऐसा स्फेयर लिया है जिसका आर अपोचेस टू इन्फिनिटी है। तो ये टर्म जाती रहेगी, तो जो मुझे कंट्रीब्यूशन मिलेगी वो मिलेगी इस वॉल्यूम इंटीग्रल से। तो ये मेरे पास है फर्स्ट टर्म वैनिश इफ वी इंटीग्रेट ओवर ऑल ऑफ द स्पेस, यही चीज हमने सेकंड चैप्टर में की थी। तो मेरे पास टर्म आ जाएंगी ये। तो अभी तक जो ये रिजल्ट है ये जनरल रिजल्ट है, आप कोई भी डायलैक्ट्रिक ले लें आपको यही मिलेगी, उसकी एनर्जी इस तरह आएगी। अब मैं स्पेसिफाई करता हूँ कि वो है लीनियर डायलैक्ट्रिक, इफ द मटेरियल इज अ लीनियर डायलैक्ट्रिक। और अगर आपके पास लीनियर डायलैक्ट्रिक है तो मेरे पास डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ही है, ये रिलेशन होल्ड करता है लीनियर डायलैक्ट्रिक, डायरेक्ट रिलेशन, ठीक। कि इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड विद अ कांस्टेंट, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट आपके पास एप्सिलॉन है। अब मैं यहाँ पे एक रिजल्ट लिखता हूँ, ठीक है, ताकि मैंने इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये देखें ये है, इसको रिवर्स देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये है, ये इक्वल किसके हो सकता है? ये इसके हो सकता है। डेल्टा डी की जगह पे मैंने वैल्यू पुट कर दी है, या फिर आप यहाँ से स्टार्ट कर दें, यहाँ से ज़्यादा बेहतर है। 1/2 डेल्टा डेल डी डॉट ई है, ठीक। तो डी की जगह पे आप ये वैल्यू पुट कर दो, तो अब क्या बन जाएगा? एप्सिलॉन ई डॉट ई, ई डॉट ई आपके पास बन जाएगा ई स्क्वायर, तो ये बन गया एप्सिलॉन ई स्क्वायर। तो ये हमारे पास है स्मॉल डिफरेंशियल है, तो यहाँ पे डिफरेंशियल अप्लाई करोगे आप ई स्क्वायर पे, तो वो आपके पास है 2 ई, और साथ आपके पास है जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो आ जाएगी आपके पास, ठीक। तो ये आपके पास यहाँ से यहाँ रिजल्ट आ गया, ठीक। तो अब यहाँ से आप ये रिजल्ट पुट करें, यहाँ से आप ये रिजल्ट पुट करें, और ये आ गया, ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट है हमारा अ, जो एक वर्क डन आपको करना पड़ेगा एक स्मॉल चार्ज इंक्रीमेंट के हवाले से, रो एफ अगर आप लेके आते हैं,
और इम्बेड करते हैं वहाँ पे जहाँ पे वो उसकी फाइनल पोजीशन है वहाँ पे, तो आपको वर्क डन ये करना पड़ेगा। तो डेल डॉट डी डॉट ई की जगह पे मेरे पास ये रिजल्ट आ गया, ये मैंने पुट कर दिया। इस इसकी जगह पे बेसिकली ये जो था ये रिजल्ट था, इसकी जगह पे ये रिजल्ट आ गया, तो ये मैंने पुट कर दिया इधर। तो ये मेरे पास है ये वाली ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ठीक। तो मैंने इसको ले लिया, डेल्टा बाहर निकाल लिया, डेल्टा बाहर निकाल लिया यहाँ से, और ये डेल्टा समझ लें यहाँ से, आप इसको हटा सकते हैं। तो टोटल वर्क डन हमारे पास आ जाएगा ये। तो टोटल वर्क डन है कि डाइलेक्ट्रिक की मौजूदगी में अगर आप सारे जो चार्जेस है वन बाय वन फ्री चार्जेस लेके आए वहाँ पे जहाँ पे वो मौजूद हैं, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा आपको, वो ये है डेल डी डॉट ई इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट बैटरी का डॉट प्रोडक्ट, और इसको आप इंटीग्रेट करें थ्रू आउट वॉल्यूम पे, और ये वॉल्यूम का कौन सा है, पूरी यूनिवर्स का वॉल्यूम है, उस पर आप इंटीग्रेट करें तो हमारे पास इस तरह से वर्क डन आ जाएगा। एक फार्मूला हम पहले भी दे चुके हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक है, और अगर आपके पास डाइलेक्ट्रिक मौजूद नहीं है तो वैक्यूम है, और तो आपके पास वर्क डन ये होगा। अगर डाइलेक्ट्रिक मौजूद है और स्पेसिफिकली अगर लीनियर डाइलेक्ट्रिक है तो आपके पास फार्मूला ये दिख रहा है। तो अब सवाल उठता है यहाँ से कि कौन सा वाला फार्मूला सही है, विच वन इज राइट। तो आपके पास ये वाला फार्मूला सही है, ये गलत है, या ये सही है, ये गलत है। तो आंसर इसका क्लियर है। एक ऑब्वियस चीज़ तो ये है कि दोनों, एक तो आपको के पास कंट्रीब्यूट कर रहा है डायलैक्टिक को, इसमें डायलैक्टिक कंट्रीब्यूशन नहीं है। लेकिन फंडामेंटली डिफरेंस क्या है इन दोनों में, तो हमें दोबारा रिविजिट करनी होगी एक डेफिनेशन जो हमने एनर्जी की डेफिनेशन की थी, वर्क रिक्वायर्ड टू असेंबल द सिस्टम। तो अगर आपके पास यहाँ पे ये चार चार्जेस हैं तो इसकी पूरी एनर्जी क्या है, वो आप हाइपोथेटिकली इमेजिन ऐसे करते थे कि आपने जब इसको कंस्ट्रक्ट किया है वन बाय वन चार लेके आए हो, और फिर आपने इसका जो टोटल वर्क डन नोट डाउन किया है उस सब का सम एक एक चार्ज की वजह से टोटल वर्क डन आपके पास होता है, एनर्जी होती है उस सिस्टम की। तो ये मतलब था असेंबल करने का। तो इस दो चीज़ों में असेंबल करने में एक चीज फंडामेंटल डिफरेंट है। पहले कि अगर आप इंक्लूड वर्क डन टू असेंबल फ्री एंड बाउंड चार्जेस without including the work involved in stretching and twisting the dielectric molecule। आप इमेजिन करें, ये देखें, तो ये जो अब आप कोई भी चार्ज लेके आते हो इन्फिनिटी से रो एफ, ठीक है, तो आप जैसे इसको करीब लेके आओगे चार्ज को, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी तो आपके पास जो डाइपोल यहाँ पे हैं, पोलराइजेशन बेसिकली डाइपोल इंड्यूस्ड है, पी इज इक्वल टू क्यू डी, आपके पास ये बेसिक फॉर्मूला है। और पोलराइजेशन हमारे पास डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम होती है। तो पोलराइजेशन डिपेंड करती है डाइपोल पे, और डाइपोल आपके पास डिपेंड कर रहा है उसका फॉर्मूला ये क्यू डी है। तो आप अगर सिर्फ एक एटम पे एटम की बात करें तो जैसे मैं आपको यहाँ पे एक एटम शो करूँ, या फिर आपके पास एक पोलर मॉलिक्यूल है, उसका एक एंड पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो जैसे आप इसको करीब लेके आते जाएंगे तो आपके पास ये एक मॉलिक्यूल और ये एक मॉलिक्यूल में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के दरम्यान में डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, क्योंकि डाइपोल मूवमेंट ज़्यादा होती है। चार्ज तो चेंज नहीं हो रहा है इसके आने से, क्या चीज़ चेंज हो रही है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, इसमें इनमें पोलराइजेशन बढ़ती जा रही है, और जैसे पोलराइजेशन बढ़ रही है आपके पास डाइपोल मोमेंट बढ़ रही है, ठीक है। और डाइपोल मोमेंट बढ़ने का मतलब है आपके पास यहाँ पे उसमें डाइपोल ज़्यादा इंड्यूस हो रही है, और वो डी की वजह से। तो इसको स्ट्रेच कर रहा होगा, जैसे आप चार्ज लेके आ रहे हैं तो इनडायरेक्टली जो अंदर चार्ज पड़े हुए हैं इसके अंदर डाइपो वो एटम पड़े हैं या पोलर मॉलिक्यूल्स पड़े हैं डाइलेक्ट्रिक में, तो ये इस चार्ज के करीब आने की वजह से स्ट्रेच हो रहे होंगे। तो वो आप उसको मॉडल कर सकते हैं, अगर आपके पास जो है वो स्प्रिंग इलेक्ट्रिकल नहीं है तो वो एनर्जी होगी 1/2 kx²। तो सारे मॉलिक्यूल हैं, सारे मॉलिक्यूल स्ट्रेच हो रहे होंगे, ठीक। तो अगर ये स्ट्रेच होने की वजह से स्प्रिंग की वजह से एनर्जी इंक्लूड नहीं है तो आपके पास ये वाला फार्मूला। और अगर आपके पास स्प्रिंग की वजह से स्प्रिंग की एनर्जीज को भी इंक्लूड करना है जो कि डाइलेक्ट्रिक के केस में है, तो आपके पास ये वाला फार्मूला है। तो ये बेसिकली दोनों में फर्क है दोनों फार्मूला में। तो ये बी वाला फार्मूला है इंक्लूड्स वर्क डन टू असेंबल फ्री एंड बाउंड चार्जेस
without including the work involved in stretching and twisting in the dielectric molecule. तो ये स्ट्रेचिंग नहीं, ये ट्विस्ट भी तो हो सकता है। इस सिलेक्टिव फील्ड की वजह से ये चार्ज यहाँ पे मूव हो जाए और ये इस तरह अट्रैक्ट हो जाए, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये रोटेट भी हो सकता है, तो रोटेशन की वजह से भी एनर्जी हो सकती है। अगर ये आप ये एनर्जी इंक्लूड कर लो, ये स्ट्रेचिंग और ट्विस्टिंग डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है उनको इंक्लूड करो करना चाहते हो, तो आपके पास ये वाला फार्मूला। अगर नहीं तो फिर आपके पास ये फार्मूला जो कि वैक्यूम के केस में होता है। तो ये दोनों फार्मूलाज में फंडामेंटल डिफरेंट है।